नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और सबसे पहले बात आईपीएल की ऑक्शन लिस्ट में बिहार के 6 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। ऐसी पहली दफा हुआ जब इतने खिलाड़ी नीलामी का हिस्सा बनेंगे। बिहार क्रिकेट संघ खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से काफी ज्यादा खुश है। बीसीए ने कहा है ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बिहार के क्रिकेटर्स की अब दुनिया भर में और भी ज्यादा धमक बढ़ेगी। साथ ही साथ राज्य के खिलाड़ियों को नेशनल टीम में दावेदारी करने का भी मौका मिलेगा। आईपीएल ऑक्शन लिस्ट में बिहार के खिलाड़ी अनुज राज, अभिजीत साकेत, प्रत्युष सिंह, विपुल कृष्णा, लखन राजा और अनुनय सिंह शामिल है। अनुज राज बिहार के सिवान के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि आईपीएल 2022 के ऑक्शन का आयोजन बेंगलुरु में 12 और 13 फरवरी को होना है। इसमें 590 क्रिकेटर पर बोली लगेगी, जिनमें से 370 भारतीय और 220 विदेशी खिलाड़ी हैं। इस सीजन आईपीएल में लखनऊ सुपर जॉयंट्स और अहमदाबाद 2 नई टीमें शामिल की गई है। आईपीएल नीलामी में सभी 10 टीमों के मालिक हिस्सा लेंगे। और इस वक्त हमारे साथ खुद अनुज राज, जो ऑक्शन सूची में एक खिलाड़ी के तौर पर शामिल हैं, फोन लाइन पर जुटे हुए हैं। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। अनुज, सबसे पहले आपकी इस उपलब्धि के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले हमें यही बताइए कि आपको ये उपलब्धि जो आपको हासिल हुई है, कैसा महसूस हो रहा है? पहले तो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना बोला मेरे लिए और बहुत अच्छा लग रहा है पहली बार आईपीएल ऑक्शन में आने से। और बहुत मेहनत किया है इसके लिए पहले से, तो आईपीएल ऑक्शन में आया तो उससे बहुत खुशी है। अनुज, आपने ये जो तैयारी की, अभी अभी आपने बताया कि बहुत मेहनत करनी पड़ी इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए, तो ये मेहनत का सफर कैसा रहा, इसके बारे में जानकारी दी। मेहनत का सफर, अगर अचीवमेंट मिलती है तो सफर तो बहुत अच्छा ही लगता है। और बहुत लंबी जर्नी है, इसको करते करते बहुत मतलब अच्छा रहा है सारा सफर। अनुज, क्या इस सफर के दौरान आपको कोई कमी महसूस हुई? क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था खिलाड़ियों के लिए की जानी चाहिए जिसकी कमी आपको महसूस हुई जब आप इन तमाम चीजों की तैयारी कर रहे थे? हाँ, जब थोड़ा हम बिहार में क्रिकेट हम लोग खेलते हैं तो फैसिलिटीज की बहुत कमी है। हमारे यहाँ ग्राउंड की कमी है, टर्फ विकेट्स नहीं है, प्लस बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कमियां हैं प्लेयर्स के लिए। जी, मैचेस बहुत कम ऑर्गेनाइज होते हैं। अनुज, आपने कहां से खेल की शुरुआत की? कब से आपने सोचा कि मुझे क्रिकेट में अपना करियर बनाना है और इसी ओर मेहनत करनी आपने शुरू कर दी? क्रिकेट तो हमने मतलब गांव से स्टार्ट किया खेलना, उसके बाद झारखंड गए, बोकारो, झारखंड में रांची, बोकारो, फिर उसके बाद इधर अपना जब बिहार को मान्यता मिल गया तो बिहार आ गए उसके लिए। फिर यहाँ पे अपना सारा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। जी, तो कैसा लग रहा है? बिहार के 6 खिलाड़ी, एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल मिलाकर 6 खिलाड़ी इस वक्त ऑक्शन में शामिल होंगे। जी मैम, बहुत अच्छा लग रहा है और बिहार में बहुत टैलेंट है। धीरे धीरे सारे प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा होगा, ऑप्शन मिलेगा। और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का थैंक यू करता हूं कि हमें ऑक्शन में भेजा गया। अनुज, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑक्शन रखी गई है बेंगलोर में, इसमें बिहार के खिलाड़ियों का चयन होगा? मैम, यहाँ तक पहुंचे तो मतलब अच्छे प्लेयर्स है, आगे फ्रेंचाइजीज के ऊपर है वो कैसे आपको खरीदते हैं और क्या उनको क्या दिखता है आपके लिए। जी अनुज, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इस ऑक्शन में बिहार का नाम फतेह करें, देश का नाम फतेह करें। और इस आईपीएल में बिहार के खिलाड़ियों के द्वारा एक नई पहचान, एक नई उम्मीद बिहार वासियों को भी है। और 7 फरवरी से बिहार के सभी शिक्षण संस्थान खुल सकते हैं। प्राइमरी से कॉलेज तक की पढ़ाई सामान्य ढंग से चलने लगेगी। इस बात के संकेत खुद राज्य के शिक्षा मंत्री यानी कि विजय चौधरी ने दिए हैं। हालांकि फाइनल फैसला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ही होगा। एक बार फिर बजेगी स्कूल की घंटी और छात्रों से स्कूल गुलजार हो जाएंगे। इस बात के संकेत बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने दिए हैं। विजय चौधरी ने कहा कि शिक्षा विभाग
बिहार के सभी शिक्षण संस्थानों को 7 फरवरी से खोलना चाहता है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो या कॉलेज, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, कोचिंग संस्थान हो या फिर कोई और शैक्षणिक संस्थान। हालांकि इसको लेकर अंतिम फैसला राज्य सरकार की ओर से गठित आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में ही लिया जाएगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप कहते हैं, जो आपदा प्रबंधन समूह है, उसकी बैठक होने वाली है। उसमें शिक्षा विभाग की तरफ से हम लोग अपनी राय देंगे कि हम अपने सभी शिक्षण संस्थान, प्रारंभिक विद्यालयों से लेके विश्वविद्यालय स्तर तक सभी नियमित ढंग से खोलना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाई काफी बाधित हो चुकी है और अधिक पढ़ाई बाधित हो, यह बिल्कुल ही अवांछनीय। यदि 7 फरवरी से स्कूल खुलते हैं तो 30 दिनों बाद और नए साल में पहली बार स्कूली बच्चे बस्ता लेकर विद्यालयों में जाएंगे। दरअसल कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए 6 जनवरी से पहली से 8वीं तक की कक्षाएं बंद कर दी गई थी, जबकि 9वीं से ऊपर की कक्षाएं 50% बच्चों के साथ संचालित रखने का निर्णय हुआ था। लेकिन संक्रमण की तेजी को देखते हुए 7 जनवरी को ही तत्काल प्रभाव से सभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद कर दी गईं, जो 6 फरवरी तक बंद हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया था। दिसंबर 2021 की बात करें तो कोरोना के केस लगातार बढ़ने शुरू हो गए। 29 दिसंबर तक बिहार में कोरोना के नए केस की संख्या 100 से नीचे रही थी, लेकिन 1 जनवरी तक ये बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 281 हो गई। 5 जनवरी को राज्य में नए केस बढ़कर 1659 हो गए थे। सरकार को शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला करना पड़ा। जनवरी मध्य तक ये रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो गई। 15 जनवरी को सबसे ज्यादा यानी कि 6325 नए मामले सामने आए। इसके बाद कोरोना संक्रमण में धीरे धीरे कमी आने लगी और 31 जनवरी को कोरोना के मात्र 748 नए केस सामने आए और इसी के मद्देनजर अब आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में फैसला लिया जाएगा। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। छपरा में जहरीली शराब कांड में 18 लोगों की मौत के बाद उत्पाद विभाग का अभियान अवैध शराब के खिलाफ जारी है। ड्रोन की मदद से दियारा के इलाके में लगातार छापेमारी की जा रही है। ड्रोन के जरिए उत्पाद विभाग की पुलिस लगातार नए ठिकानों तक पहुंच रही है। भारी मात्रा में शराब को नष्ट किया जा रहा है। उत्पाद विभाग के इस कार्रवाई के बाद तस्करों में हड़कंप मचा है। बड़ी मात्रा में शराब की भट्टियों को देखकर उत्पाद विभाग भी हैरान है। उत्पाद विभाग के अनुसार अब तक 50,000 लीटर से अधिक की अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया जा चुका है। लगातार दियारा में ड्रोन के माध्यम से कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। ये जो हम लोग 25 तारीख से लगातार दियारा क्षेत्रों में ड्रोन से कार्रवाई कर रहे हैं। पहले यही होता था कि हमें बहुत मुश्किल से उस लोकेशन का पता चलता था, काफ़ी पैदल चलना पड़ता था, काफ़ी घूमने के बाद कोई एक आध भट्टी का पता चलता था जो हम लोग तोड़ पाते थे। अभी ड्रोन से हम लोग लगातार लोकेशन देख रहे हैं, कहाँ तक गाड़ी जा सकती है, कहाँ तक पैदल जा सकते हैं, कितना टाइम लगेगा उसमें, और रियल टाइम एक्शन उसमें हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे कि जैसे पहले एक दिन में 2-3 भट्टी ही तोड़ पाते थे, अभी एक दिन में 20-25 भट्टियों को तोड़ रहे हैं और लगातार ये कार्रवाई हम लोग का जारी है। करीब इसमें 50 से ऊपर भट्टियों को तोड़ा जा चुका है। और बिहार में शराबबंदी को लेकर पुलिस की सख्ती जारी है। बांका में एंटी लीकर टास्क फोर्स और बेलहर पुलिस की टीम ने नक्सली इलाकों में कार्रवाई करते हुए देसी शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में बरामद देसी शराब को भी नष्ट कर दिया और शराब के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को भी जब्त कर लिया। हालांकि पुलिसिया कार्रवाई की भनक लगते ही तस्कर मौके से फरार हो गए। वहीं बक्सर के अंसारी गांव में जहरीली शराब कांड में बक्सर पुलिस ने एक और खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार शराब कांड में शामिल शराब कारोबारी जाली नोट के कारोबार में भी जुड़े हुए हैं। पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से 2,01,200 रुपए का जाली नोट
बरामद किया गया। तस्करों का गिरोह होम्योपैथ दवा के नाम पर स्पिरिट उपलब्ध कराकर शराब का निर्माण करते थे। इस गिरोह ने भी अमसारी गांव में स्पिरिट की सप्लाई की थी। तस्कर यूपी से स्पिरिट लाकर खपाते थे। अमसारी गांव में कुल 6 लोगों को जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी। वहाँ पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन लोगों के पास करीब 2,01,200 रुपये बरामद हुए, जो देखने में प्रथम दृष्टया असली प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में वह नोट जो है जाली थे। और आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओयू ने सीतामढ़ी के बाजपट्टी के बीडीओ संजीत कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की। आर्थिक अपराध इकाई ने संजीत कुमार के 3 ठिकानों पर छापेमारी की। पटना के धनरुआ में संजीत कुमार के पैतृक आवास पर यह छापेमारी की गई। साथ ही साथ पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र के अब्दुल्ला चक में उनके आलिशान आवास पर भी तलाशी ली गई। इसके अलावा सीतामढ़ी के बाजपट्टी में बीडीओ के ऑफिस में ईओयू की टीम ने छापा मारा, जिसमें 1,26,00,000 से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ है। धनरुआ में बीडीओ के घर से 40 कारतूस भी बरामद किए गए। वहीं नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड के नारी गांव में लोग डीलर की मनमानी से परेशान हैं। डीलर की ओर से लाभुकों को मिलने वाले अनाज में कटौती की जाती है, जिससे लाभुकों में डीलर के खिलाफ आक्रोश है। लाभुकों के मुताबिक उन्हें मिलने वाले राशन में कटौती की जाती है। जब लाभुक इसके अधिकारियों से शिकायत करते हैं तो डीलर की तरफ से राशन नहीं देने की धमकी दी जाती है। वहीं दूसरी ओर डीलर ने लाभुकों को कम अनाज देने की बात से इनकार कर दिया और उनके आरोपों को निराधार बताया है। ही है, हमको मिलता है एक महीने में 4 किलो कट जाता है। हाँ। और क्या हो बोलते हैं कि ये 4 आदमी के भेजता है तो 4 आदमी में एक मन में 4 किलो कटता है। तब आप कहिए, बताइए जो कैसे ही कहते हैं कि कह के काटते हैं। यहाँ अनाज कम देने का मामला आ रहा है। नहीं सर, कम नहीं देते। कितना दे रहे हैं प्रति लाभुक? फुल दे रहे हैं। प्रति लाभुक कितना दे रहे हैं? प्रति लाभुक कितना दे रहे हैं? 1 लाभुक के 5 किलो मिलता है। हाँ। प्रति लाभुक। तो इन लोग कहना कि काट लिया जा रहा है? नहीं काटते। वहीं नवादा से लगती झारखंड सीमा के पास व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गोविंदपुर बाजार निवासी गोविंद नायक के पुत्र मनोज साव के रूप में की गई। शव को कोडरमा पुलिस ने सतगावा के पास स्थित नाली से बरामद किया, जिसके बाद कोडरमा पुलिस ने शव की पहचान के लिए गोविंदपुर थाने से संपर्क किया, जिसके बाद मृतक की पहचान हो पाई है। मौत के कारणों का खुलासा नहीं किया गया है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कोडरमा भेज दिया। गोविंदपुर पुलिस के मुताबिक मृतक मंगलवार देर शाम से घर से लापता था। मोबाइल पर फोन करके सूचना दी कि डेड बॉडी पड़ा हुआ है यहाँ गोविंदपुर और बिहार के बॉर्डर में। तो गोविंदपुर और झारखंड के बॉर्डर में, ये झारखंड में ही पड़ता है। हम लोग अपना त्वरित कार्रवाई करते हुए दल बल के साथ आए, आगे की प्रक्रिया की जा रही है। और समस्तीपुर सदर अनुमंडल के वेटनरी हॉस्पिटल के कमरे में पंखे में झूलता डाटा एंट्री ऑपरेटर का शव बरामद किया गया। शव मिलने के बाद इलाके में खलबली मच गई है। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पशु चिकित्सालय का है। बताया जा रहा है कि कल दोपहर जब वहां काम करने वाले सभी कर्मी खाना खाने के लिए बैठे तो डाटा ऑपरेटर को नहीं देखा गया। खोजबीन के दौरान कर्मी पंखे से लटका हुआ मिला। कर्मी की पहचान पूसा थाना क्षेत्र के देपाल गांव निवासी जावेद कुमार के रूप में की गई। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की पड़ताल में जुट गई है। वहीं परिवार के लोग इसे हत्या मान रहे हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या। कैसे हम कहें सर, हमको क्या लगेगा? अब तो प्रशासन है, सब है, हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या लगता है घटना आपको देख के, क्या लगता है? देख के हमको क्या लगेगा सर? हमको तो लग रहा है कोई दुर्घटना किया। तो हम अपने पुलिस वाहन और दल बल के साथ यहाँ आए, घटना स्थल पर पहुँच करके इसको गहराई से छानबीन कर रहे हैं। संदेह की दृष्टि से लोग देख रहे हैं, कुछ लोग मौन है, कुछ अभी तो छानबीन के बाद में ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसका क्लियर खुलासा हो पाएगा।
और चलिए अब बात करते हैं सर्दी के सितम की। सिवान में आज काफी ज्यादा ठंड है। कुहासे के कारण विजिबिलिटी भी कम है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक ठंड के साथ साथ कुहासा है, जिससे वाहन चलाने में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग गाड़ी का लाइट जलाकर चलने को मजबूर हैं। ग्रामीण इलाकों में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। बहुत ठंड पड़ रही है, कुहासा है, गाड़ी आने जाने में दिक्कत है। हम लोग आग ताप रहे हैं, काफी परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी हो रही है, अलाव जार कर हम लोग आग ताप रहे हैं। वहीं समस्तीपुर में ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है, जिसके कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुहासे के कारण सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग की माने तो अगले 6 फरवरी तक मौसम में भारी बदलाव देखने को मिल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 2-3 दिनों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मुकेश कुमार। शहर हो या गांव, हर जगह ठंड और शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। समस्तीपुर का ये समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग है और इस वक्त मैं मोहनपुर पुल जो जमुआरी नदी के पास है वहाँ पे मौजूद हूँ और सड़कों की स्थिति आप देख सकते हैं। पूरा इलाका कोहरे के चादर में लिपटा हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में मौसम में परिवर्तन की बात कही है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव होगा और बारिश की भी संभावना जताई है। हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ठंड और शीतलहर से लोगों को राहत नहीं मिलते दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कैसा ठंड है? बहुत ज़्यादा ठंड है सर। तो काम करने में भी दिक्कत होती है? जी, बहुत। गाड़ी चलाने में, काम करने में, विद्यार्थी को लाने में भी बहुत दिक्कत होती है। कुहा के कारण भी परेशानी है। परीक्षा भी चल रहा है? जी, अभी इंटर के परीक्षा में आए हैं हम लोग, सारा विद्यार्थी। दिक्कत हुई होगी? बहुत ज़्यादा दिक्कत। ये थोड़ा सा भी गाड़ी चलाने में नहीं बनता है। तो ये लोग हैं जो यहाँ पर सेंटर पर परीक्षा दिलाने के लिए अपने बच्चों को लेकर के आए हैं। इनका कहना है कि रास्ते में इन्हें काफ़ी तकलीफ हुई है इस कुहासे के कारण। तो निश्चित रूप से जिस तरह से कुहासा है, दुर्घटना की भी संभावना बनी रहती है। तो ऐसे में संभल कर चलना जरूरी है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में ठंड का कहर लगातार जारी है। फरवरी महीने में भी तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे है, जबकि आमतौर पर इस महीने में इतनी ठंड नहीं होती है। पटना की सड़कों पर कुहासा के कारण गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो चुकी है और यही हाल रेल सेवा और हवाई जहाज का भी है। सुबह में पटना के बेली रोड का जायजा लिया हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। बिहार में ठंड का कहर लगातार जारी है। राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ भी तापमान में रोजाना गिरावट दर्ज की जा रही है। इस वक्त यदि हम बात करें सुबह की बात, तो अभी भी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान है। धुंध है, साफ तौर पर दिखाई दे सकता है किस तरीके से बेली रोड पर गाड़ियों की रफ्तार धुंध के कारण थम गई है। यही हाल ट्रेन और हवाई जहाज का भी है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि ठंड का असर काफ़ी है और इसके कारण लोगों को कठिनाई हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, इनसे हम बात करते हैं। ठंड लगातार बढ़ने के कारण परेशानी तो हो रही होगी आप लोगों को? परेशानी तो हो रही है, लेकिन सुबह सुबह रनिंग करने से तो हम लोग के अंदर गर्मी आ जाती है, फिर अच्छा लगता है। देखिए, वाकई जो मॉर्निंग वॉक करते हैं उन्हें परेशानी होती है, लेकिन वॉक भी ज़रूरी है। जी सर, वॉक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फॉग, ये मौसम चेंज तो होता ही रहेगा, पर अपने शरीर को ध्यान रखते हुए हमें डेली निकलना चाहिए एक सही समय पे। धन्यवाद। तो बिल्कुल देखिए, लोगों का मानना है कि जिस तरीके से ठंड है, लेकिन उसके बावजूद हमें अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी ओर बात करें यदि ठंड की, तो ठंड का असर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फरवरी के महीने में आमतौर पर हर साल ऐसा देखने को नहीं मिलता था, लेकिन इस बार फरवरी के महीने में भी ठंड में लगातार बढ़ोतरी जारी है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।